नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज के वातावरण से मेल खाती है। जी हाँ, यह कहानी पुष्पा थपलियाल द्वारा कोरोना लॉकडाउन के ऊपर लिखी गई है। वह पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली कहानी आप तक पहुँच जाए। अब कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने होटल की ऊपर की मंजिल में बैठा था। फिर उठा और थोड़ा टहलने की मंशा से बाहर बालकनी में आ खड़ा हुआ। नीचे गंगा घाट था और सामने कल कल बहती गंगा। सामने दूर दूर चारों तरफ फैली ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। ठंडी हवा का एक झोंका आया और बदन को छूता हुआ न जाने कहाँ चला गया। आजकल कोरोना वायरस के चलते हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं गंगा के निर्मल जल को निहार रहा था कि अचानक मुझे एक संतों जैसे साधारण वस्त्र पहने एक महिला दिखी। वो कुछ सीढ़ी नीचे उतरकर वहीं बैठ गई। उसने थोड़ा गंगा जल हाथों में लिया तथा अपने ऊपर छिड़क दिया। लगा वो इत्मीनान से एकांत में बैठना चाहती है। मेरे दिल में भी आई, चल तू भी जा बैठ वहीं, तथा मैं इतनी तेजी से नीचे उतरा व उसके बगल में जा बैठा। अचानक मुझे यूं पास बैठे देख वो शायद डरी सहमी सी मेरी तरफ देखती हुई थोड़ा सरक कर दूरी बना ली व अपने सिर के आंचल से मुंह लपेट लिया। तब मुझे एहसास हुआ ये क्या किया मैंने। थोड़ा मन ही मन हंसी आई, उसे रोका और दोबारा गंगा को निहारने लगा। कंखियों से उसे निहारा व जेब से रुमाल निकालकर उसे अपने मुंह पर बांध लिया। उस समय उसने भी मुझे देखा व उसे हंसी आ गई, पर मुंह पर कपड़ा लिपटा होने के कारण कुछ ज्यादा पता नहीं लगा। अनायास ही उसने पूछा, अचानक इस सन्नाटे में कहाँ से टपके। उसके शब्दों के तरीके से मुझे हंसी आ गई व मैं झट से बोला, अरे मैं तो ये पीछे होटल से टपका आपको देखकर। क्या करूं, कोरोना में फंसा हुआ हूं। महिला ने थोड़ी और दूरी बनाते हुए कहा, क्या आपको भी है? अरे तो खुले में क्यों घूम रहे हो? क्या जांच नहीं करवाई? और वो सहमी सी मुझे देखने लगी। अरे मेरा मतलब लॉकडाउन की वजह से फंसा हूं। मैं तो नौकरी करता हूं। ये हमारा ही होटल है। माँ पापा से मिलने आया था तो फंस गया। उसने एक मंद मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। मैंने पूछा, आप कैसे घूम रही हो? पुलिस ने पकड़ा नहीं? नहीं, उसने गंभीर होते हुए कहा। ऊपर पहाड़ी पर मेरा घर है। मैं यहाँ अनाथ आश्रम में आती हूँ। मैंने कहा, ओ। फिर हम दोनों खुलकर बातें करने लगे। लग रहा था जाने कब से जानते हैं। हाँ, प्रकृति को मनुष्य ने ज्यादा ही नुकसान पहुंचा दिया है मैडम। वह बोली, सही बोला। हम इंसानों को लगने लगा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उस ऊपर वाले की हमें जरूरत ही नहीं है। परंतु उस ईश्वर रूपी ताकत ने बस एक नन्हा सा झटका दिया तो सभी के होश ठिकाने लग गए। मैं भी समर्थन में हाँ मिलाता रहा। अचानक वह उठते हुए बोली, अरे मैं तो आपकी बातों में सब भूल गई। मुझे जल्दी जाना था। मैं भी खड़ा हो गया। कुछ बोल नहीं पाया, लगा क्या बोलूं। हाथ मिलाने को तुरंत हाथ आगे किया तो मैडम ने नमस्ते के लिए हाथ जोड़ दिए। हम दोनों एक साथ मुस्कुराए। मैंने भी हाथ जोड़ दिए। वो ऊपर जाने लगी। मैंने लपक कर पूछा, क्या आप रोज आती हैं? वह वहीं रुककर बोली, नहीं, कहीं भी थोड़ा बैठ जाती हूँ थकान मिटाने को। और फिर वह सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। मैं अवाक सा खड़ा देखता रहा। अचानक ही होश सा आया और मैं दो चार सीढ़ी चढ़कर पीछे से बोला, अरे मैडम साध्वी जी, यहीं आकर थकान उतार लेना कल भी। मैंने ये इतनी जोर से बोला कि आवाज सन्नाटे में गूंज गई। उसने मुड़कर देखा और इशारे से हाथ हिलाया, जैसे हाँ का इशारा हो। वो चली गई व मैं उसी खामोश उदासी को गले लगाने के लिए होटल की तरफ चल दिया। मन में कल उस अनजान दोस्त के इंतजार में। रात हो गई, बाहर गंगा आरती की पवित्र आवाज आ रही थी। मेरा मन कुछ विचलित सा हो रहा था। थोड़ी देर टेलीविजन खोलकर समाचार सुने। वही एक ही बात, कोरोना से ये कोरोना से वो। थोड़ी देर चैनल बदले, फिर दोस्तों को कुछ फोन किए तथा बिस्तर पर लेटकर फोन पर फेसबुक देखा और व्हाट्सएप पर मैसेज किए। अचानक साध्वी का ध्यान आ गया। थोड़ा अपने आप में मुस्कुराकर बड़बड़ाया, हाँ कल साध्वी का फोन नंबर भी लूंगा। समझदार है, सरल है, अच्छी बातें कर रही थी। लाइट बंद करके फिर सोने की एक असफल कोशिश थी मेरी, क्योंकि नींद तो मानो गंगा पार भी दिखाई नहीं दे रही थी। यूं ही सोच विचार में न जाने कब नींद आ गई। सुबह से दिन तक माँ बाप के साथ बिता दिया व खाना खाकर ऊपर के कमरे में आ गया। एक दो फोन किए पर नजर जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। बालकनी से दूर दूर तक सुकून भरी प्रकृति का नजारा दिखाई दे रहा था। मैं अंदर आ गया तथा दोस्त को फोन मिलाया व घूम घूम कर बात करने लगा।
अचानक मुझे साध्वी दिखी। वो गंगा जी की तरफ जा रही थी। मुझे तो खुद पर यकीन नहीं आया कि ये सच में आ गई। तुरंत दोस्त को बोला, बाद में करता हूँ बात, और सीधे तेजी से गंगा की ओर उतरा। तब तक वो बैठ गई थी। मैं लगभग दौड़ते हुए उतरा। पैरों की टप टप सुनकर उसने पीछे देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगी। मैं पास जाकर बैठ गया। वह खुशी से नमस्ते किया। फिर ध्यान आया कि दूरी बनानी है तथा थोड़ी सी दूरी बना ली। कुछ क्षण चुप रहे। फिर मैंने मौन तोड़ते हुए कहा, कैसी हो आप और आपके साथी लोग? उसने भी उसी तरह उत्तर दिया, ठीक हैं सभी। मैंने अच्छा कहकर समर्थन दिया। फिर वह कुछ गंभीर भाव में बोली, देखो ना क्या हो गया है, वक्त का मिजाज एकदम क्रूर जान पड़ता है। कल तक हर तरफ शोरगुल था, कहीं खुशियों की मधुर झनकार। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े घूमते मचलते, जहां देखो शोर ही शोर था, और आज कोई नजर ही नहीं आ रहा। जहां तक देखो सन्नाटा ही पसरा हुआ है। वह जैसे गंगा की धारा सी बहती चली जा रही थी। एक टक कभी उसको निहारता व कभी गंगा को। वह निश्चल सी अपनी बातों को सुना रही थी व मैं उसकी उन धाराओं में निरंतर गोते लगा रहा था। बातों की उन धाराओं में सच्चाई, गहराई व सरलता सब कुछ शामिल था। वह कई बातें करती और कभी कभी मेरी ओर भी देखती और फिर एक नई बात शुरू कर देती। अनाथालय की भी बातें सुना रही थी। मैं निरंतर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि मैं तो हमेशा कभी पढ़ाई और कभी नौकरी के चक्कर में रहा। कभी इस तरह के लोगों का साथ नहीं मिला। मैं तो उसकी बातों व विचारों को डूबकर सुन रहा था। कभी ख्याल आता कि क्या ये राम की सीता जैसी है? नहीं, ये तो कृष्ण की राधा सी है। नहीं, ये तो कृष्ण की बंसी सी मधुर बजती जा रही है। और उसी सोच के बीच मैंने अपना हाथ धीरे से अपने माथे पर दे मारा। मेरी इस हरकत पर उसने मेरी ओर देखा। उसे लगा शायद वो बोले जा रही है, इसलिए मैंने बोर होकर ये किया। वह थोड़ा सकपकाई और एक मुस्कान के साथ बोली, अरे अरे, मैं भी ना बोले ही जा रही हूँ। मुझे अपनी इस बात पर हैरानी हुई। मैंने कहा, नहीं जी, ये आपकी बात पर नहीं था। मुझे कुछ याद आ गया तो किया। आप तो बड़ी मधुरता से सब बता रही हैं। अरे हाँ, मैंने बात बदली। आप अपना फ़ोन नंबर दे सकती हो? वह बोली, हाँ हाँ लिखो। वैसे मैं देती नहीं हूँ, पर आपको दे ही दूँ। मैंने तुरंत उसे व्हाट्सएप व फेसबुक पर ले लिया। उसने फ़ोन देखकर कहा, लो, आप जैसा एक दोस्त और बनने को है। उसने फ़ोन देखा और फिर मुझे ध्यान से देखा और बोली, आप इसे जानते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये तो मैं ही हूँ। फोटो पुरानी है, उसने कहा। मुझे तसल्ली हुई। आप विवाहित हो? जी हाँ, पर अब मेरे पति नहीं हैं। मैं तो कुछ कह नहीं पाया, बस उसे देखा। अरे, अब तो काफ़ी दिन बीत गए। माँ पिता की देख रेख कर लेती हूँ। काफ़ी ठीक था सब कुछ, अब कुछ खास नहीं। मुझे कैंसर है, परंतु शुरू से ही दवा खाती हूँ, इसलिए थमा हुआ है तथा लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है व माँ बाप को भी देख लेती हूँ। मेरे पास तो शब्द ही नहीं थे जैसे। मैं एक टक उसे देखने लगा। मैंने उसे इस समय ध्यान से निहारा। मन उदास हो गया। वह मुस्कुराकर बोली, अरे क्या हुआ? यह उदासी क्यों जी? सब ठीक है। इस साल ठीक ठाक हूँ। फिर बोली, आपसे बातों में पता ही नहीं चला। ठीक है, चलती हूँ। हम खड़े हुए और दोनों ने नमस्ते की। वो 2-4 सीढ़ी चढ़कर रुकी। मैं उदास सा उसे जाते देख रहा था। वह मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, दोस्त, कल आऊंगी यहीं। अब कल की तरह जोर से मत चिल्लाना, ओके? वरना इस सन्नाटे में पूरा शहर सुन लेगा। और हंसती हुई चली गई। मैं दोबारा वहीं बैठा उसी के बारे में सोचता रहा। दुखों से भरी ये कौन है? अपने पल पल की मुस्कुराहट में अपने दुख दर्द छुपती है साध्वी सी। हे भगवान, इसके दुख दूर करो। अब हम इसी तरह बातें करते रोज नहीं थकते थे। शाम का समय था और मैं बालकनी में खड़ा इधर उधर देख रहा था। शाम अब रात में विलीन हो रही थी। देखते ही देखते अंधेरे ने सब कुछ अपने आंचल में समेट लिया। पर्वतों पर बसे छोटे छोटे पहाड़ी गांवों की बिजली टिमटिमा रही थी। दूर से लग रहा था कि मानो तारे जमीन पर आ बिखरे हूं। मैं उन्हीं नजारों में खोसा गया तथा इधर उधर फोन करना। यही तो हो रहा था। आज मैडम साध्वी नहीं आई थी। मन में चिंता सी बनी हुई थी। मन को कितने ही तरीके से समझा रहा था। सोच रहा था कि वो आती तो काफी बातें करता, उनके अंदर का दर्द कम करता, उन्हें हंसाता, उनसे खूब बातें करता। जाने कैसी बातें करता। पर वो होती तो करता ना। फोन करूं, पर उन्होंने मना किया है। कहा है कि मैं स्वयं करूंगी समय निकाल कर। अंदर आकर बैठ गया। क्या करूं? अगर आश्रम गई होगी तो अब घर आ गई होगी। फोन उठाया और गेम खेलने लगा, पर मन नहीं लगा। गेम बंद करके सोचा फोन ही कर लूं। फोन किया। ओफ, ये फोन वाले भी ना जब देखो कोरोना का एडवर्टीजमेंट चिपका देते हैं।
अरे फोन वाली मैडम, पता है, मैंने एडवर्टीजमेंट सुनते हुए कहा। घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, बाहर निकले तो मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाना है, हाथों को 20 सेकंड तक अच्छे से धोना है। मैं बड़बड़ा ही रहा था कि उधर से आवाज आई, हेलो हेलो। क्या बोल रहे हैं जी, समझ नहीं आया। मुझे हंसी आ गई। नहीं मैडम, आपको नहीं बोला, जल्दी कहो। फोन मुझे मिलाया और बात कहीं और। अरे कोरोना वाली मैडम, मेरा मतलब है जो फोन पर कोरोना का ज्ञान देती है उसे कह रहा था। वो उधर से थोड़ा हंसी, फिर बोली, हाँ कैसे हो? मैंने कहा ठीक ही हूँ। वह बोली, ठीक ही हूँ क्यों? बोलो ठीक हूँ। मैं हंसा और बोला, कहाँ हैं आप? आई नहीं। हाँ यहाँ कुछ लोगों को बुखार है और सेवादार कम है, सो रात यहीं रुकना है। व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, आपने पढ़ा नहीं? अरे आज व्हाट्सएप देखा ही नहीं, दिमाग में चिंता थी सो। ओ मिस्टर ऑनलाइन, जब मैंने मैसेज किया तो आप ऑनलाइन ही थे। नया नाम सुनकर मुझे हंसी आ गई। मिस ऑनलाइन, आप भी थी तभी तो मुझे भी देख पाए आप ऑनलाइन। मुझे तो डर लग गया कि आप ठीक तो हो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि वो बोली, नहीं मरूंगी अभी। अब मैंने कैंसर से कह दिया है कि ठीक हो जा, वरना मेरा प्यारा सा दोस्त तुझे मार भगाएगा। और वो हंस पड़ी। मैं थोड़ा उदास हो गया। उसने फिर कहा, ठीक बोला ना? वह तो ठीक था पर मरने की बात ठीक नहीं थी। वह बोली, अरे ठीक है। मैंने कहा, क्या ठीक है? अगर मैं अपने लिए बोलूं तो क्या आपको ठीक लगेगा? वो बोली, जिसका इतना अच्छा दोस्त हो कैंसर, तो क्या काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता? मैंने कहा, बातों में कौन जीत सकता है आपसे? अच्छा जी। उसने कहा, और सुनाओ क्या किया आज? मैंने कहा, क्या करूंगा, फोन पर गेम खेल रहा था तो बोर होकर बंद कर दिया। मन उदास है। सोच रहा था कि ये कोरोना ठीक होता और ये लॉकडाउन खुल जाता तो मैं भी आपके पास आश्रम आ जाता। कुछ सेवा करके कर्म ही सुधर जाते। वह बोली, चलो जी, फिर रखूं फोन। सब लोगों को खाना भी खिलाना है। बाद में फ्री होकर व्हाट्सएप पर मैसेज करूंगी, ठीक है? मैंने कहा, नहीं ठीक है। मैंने कहा, चलो गेम ही खेल लो फोन पर और गंगा किनारे घूम लो। नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कहा, गेम में अगर जीतो तो 2 बार राधे राधे बोलना, यदि हार जाओ तो बार बार राधे राधे बोलना। इस तरह नाम जाप भी होगा और गेम में मजा भी आएगा। ठीक है, ओके बाय। वह तो बच्चे की तरह समझा गई और चली गई, पर अब मेरा मन खुश था। इनकी बातें लोगों से अलग थी, वरना मैं तो किसी से बात ही नहीं करना चाहता। केवल काम की ही बात सुनना पसंद करता हूँ। फिर मैंने आंखें बंद कर हाथ जोड़कर प्रभु से साध्वी के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इसी तरह महीना ही होने को था और हमारी दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। तथा दुनिया में कोरोना का शोर। किसी ने ठीक ही कहा है कि शोर मचा है जमीन पर कि हमारी मर्जी हमारी हुकूमत। लगता है बड़ा अगरूर हो गया है इंसान को, तो उसने बताया कि लो फिर अब सब मेरी दुनिया में मेरी हुकूमत। और हिल गए सारी दुनिया के बड़े बड़े ठेकेदार। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, परंतु आप पूरा जीवन भी दो तब भी जीवन नहीं खरीद सकते। यह उसकी मर्जी पर है। आजकल फिर कई दिनों से वो नहीं आ रही थी। जिस दिन मिली थी उस दिन भी कुछ उदास थी। चेहरे पर एक पीड़ा थी, पर वह उसे छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। मेरे पास सोचने के सिवाय कोई चारा भी न था। फोन पर ही बात होती थी। सोचता हूँ धन्यवाद इस कोरोना का, जो कि इतने हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में आया। लोग मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख सकते हैं। कोई कहीं फंसा है तो कोई कहीं। ऐसा समय आ गया है कि बीमारी ही नहीं, अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉल पर देख रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा समय और क्या आएगा? परंतु सोचा जाए तो इस सुंदर दुनिया पर चढ़ा धूल मैल गंदगी को साफ करने को ये सब हुआ है। थोड़ सबक तो थोड़ी सफाई। पवित्र बहती नदियों की, पहाड़ियों की, प्रदूषित नगर गांव की, जीव जंतुओं की, इंसानों के घमंड अकड़ की, सभी की सफाई। धूल झड़ गई एक झटके में। इंसान जाने कहाँ खुशियां ढूंढ रहा है। खुशियां तो परिवारों में है, अपनों में है। एक दूसरे को नीचा दिखा के अकेले खुशियां कितने दिन की। ये खोखला सा है सब। अरे मैं किस गहराई में डूब चला हूँ। फिर ले देकर फोन पर दोबारा, चलो गेम खेल लूं, साथ में राधे नाम का जाप। साध्वी कहती है, जीते तो राधे राधे और हारे तो कई बार राधे राधे, और साध्वी का फोन भी तो आएगा। थोड़ा मन को उत्साह से भरा वह गेम खेलने लगा। कुछ दिन और बीते। जब भी लगता लॉकडाउन खुलेगा तभी नए कोरोना मामले सामने आ जाते और सरकार के पास लॉकडाउन आगे बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। सभी लोग अपना ध्यान रखते तो शायद जल्दी संभल जाते, परंतु दिमागदार लोगों की कमी कहाँ है? अगर कोई उन्हें उन्हीं के लिए भी समझा रहा है तो उसमें भी उन्हें अपनी बेइज्जती लग रही है।
तो क्यों सुने, चाहे फिर पूरा परिवार ही क्यों ना कोरोना के घेरे में आ जाए। कई दिनों से साध्वी से मुलाकात नहीं हुई, फोन पर भी कुछ खास नहीं। तबीयत खराब है शायद, क्या बात है? आज मैंने फोन कर दिया तो फोन देर से उठाया। हेलो, धीमी आवाज में। मैंने कहा हेलो मैडम, क्या हुआ? धीरे क्यों बोल रही हो? आज आपने फोन नहीं किया इसलिए मैंने कर दिया। धीमी आवाज में बोली, कोई बात नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है, जरा तो दवा खाकर लेटी हूँ, कल बात करें। मैं थोड़ा चुप हो गया। उधर से आवाज आई, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैं सकपकाया, अरे कुछ नहीं, अगर दवा से नहीं आराम है तो अस्पताल जाओ। अरे ठीक है ना, इतने दिनों से जिंदा हूँ और फिर इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा भी है, तो कोई नहीं, ये दवा भी ठीक है। मैं बोला, आप बस भर्ती हो जाओ, पैसे की चिंता ना करो, अगर अपना समझती हो तो। वो धीरे से बोली, अरे मेरा अपना कोई नहीं, आज की दुनिया में कौन मन से रिश्ते निभाता है, चाहे कितना ही कर लो। आपने ये कहा तो ये राधा तो सुन के ही ठीक हो गई, सच में। तथा फिर रोने लगी। मैं घबरा गया, अरे रोई क्यों? इतने दिनों की दोस्ती में आज नाम बताया अपना। वह रोते हुए बोली, आपने पूछा ही नहीं। मेरी आंखों से भी आंसू टप टप गिरने लगे। मैं चुप था। हेलो, वह बोली। जरा रुककर मैंने हाँ कहा। वह समझ गई, बोली, रुला दिया ना आपको भी मैंने? मैंने अश्रु पोंछे और बोला, नहीं तो, कहाँ रो रहा हूँ मैं? वह बोली, मुझसे छुपा रहे हो, अब जितना मैं आपको जानती हूँ शायद कोई और नहीं। रोते रोते मुझे हंसी आ गई। अच्छा जी, तो मुझे बताया क्यों नहीं कि इलाज में मदद करूँ, साथ में शिकायत भी की। मुझे अफसोस है, आपका इतना सुंदर नाम है राधा, अब जप ही करवा लो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। साध्वी, ये नाम रखा था मैंने आपका। ओह, उधर से पीड़ा भरी आवाज आई, आप सच में साध्वी हो राधे? मेरे मुख से निकला। तभी वो बोली, कल बात करते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। और फोन कट गया। थोड़ा परेशान हो गया, पूरी रात सोचता रहा काश में जाकर मिल लेता, यहीं ले आता एक कमरे में उन सभी को। क्या करूंगा इतने बड़े होटल का? अब रात नहीं बीत रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। कल पुलिस से और माँ पापा से पूछ के यहीं ले आऊंगा उन्हें तथा इलाज करवा दूंगा। सुबह के समय आंख लग गई। आंख खुली तो धूप आ गई थी। सोचा मैसेज देखूं, फिर सोचा फोन ही कर लूं ताकि वो कपड़े बांध ले, बोल दूं, फिर माँ पापा से पूछ लूंगा, थोड़ा बहुत वो जानते ही हैं। मैंने फोन मिलाया तो किसी ने फोन उठाया। हेलो, मैंने कहा, क्या मैं राधा जी से बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, वो तो रात को ही परम धाम चली गई। मैं तेजी से बोला, कौन सा अस्पताल है ये, बताओ, मैं अभी जाता हूँ। बेटे, वो तो ऊपर वाले के घर चली गई। फोन हाथ से छूट गया, चक्कर आ गया, खुद को संभाला, लगा सब खुशियां छिन गई। नीचे गया और माँ से लिपट कर रोया। अरे क्या हुआ? माँ घबराई, फिर खूब जी भर के रोने के बाद सब बताया। पापा ने कहा, जा मैं पुलिस वाले को बोलता हूँ, पता कर, और चला जा पुलिस वाले के साथ। जब मैं वहां पहुंचा वहां कोई नहीं था, केवल राख थी, वह एक चिंगारी चमक रही थी और मानो कह रही थी, यादों में रखो दोस्त, आत्मा का मिलन ज्यादा पवित्र होता है। जाओ घर और यादों में मुझे कभी मत भूलना। पुलिस वाले के साथ मैं उसके घर गया, उनसे बात की, उनका कोई न था। मैंने कहा, कपड़े बांधो और चलो, अब वही होगा जो कुछ होगा। दोस्तों, आज उसकी यादें मेरे साथ हैं। अपना नाम जप के लिए देकर चली गई, राधा राधा। उसकी माँ हमारे साथ है तथा मैं उसके आश्रम भी जाता हूँ, सेवा भी करता हूँ। उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं रात के अंधेरे जैसा था, उसने दिन का चमचमाता दिल बना दिया। एक अच्छे दोस्त से ही परिवर्तन आता है। मैं देख रहा हूँ दोस्तों, गंगा की धारा में, हवा के झोंके में, सितारों में, मैं उसे देखता हूँ। हर जगह है वो, एक सुंदर जीवन जीने का रास्ता। दोस्तों, कोरोना अभी चल रहा है, लॉकडाउन भी पता नहीं कब तक रहे। ओके दोस्तों, राधे राधे बोलते रहे बार बार। लेखिका पुष्पा थपलियाल, डिप्टी सेक्रेटरी, प्यारे फाउंडेशन। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।